गलत। तो पूरा रीडेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन कॉस्ट अराउंड 240 करोड़। इट हैज 3 स्टोरी मॉडर्न स्टेशन इक्विप्ड लिफ्ट्स, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, शॉप्स एक्सेट्रा। तो ब्यूटिफिकेशन होगा, टूरिस्ट फैसिलिटी, नया नया घाट, लक्ष्मण घाट एक्सेट्रा, दीपों से होगी। एंड जो राम मंदिर का आर्किटेक्चरल स्टाइल होगा वो कौन सा है? नगारा, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है। बाकी फिर हांगकांग। तो हमेशा हांगकांग और ताइवान को देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टू स्टेट इशू, कि हांगकांग एक तरह से जब पहली बार ओपीएम वॉर हुआ था विथ चाइना, तो हांगकांग को दिया गया था बाय द चाइनीज किंग टू टू द ब्रिटेन 1842 के अराउंड। और ताइवान तो पता ही है, फॉर्मोसा बोला जाता है। जब वॉर खत्म हुआ 1949 में, जब माओ जेडोंग बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, तब वहां से जो सख्त सत यंगसंग और उनके जो लीड थे, नेशनल कांग्रेस थे, वो वहां से भाग करके सेटल हुए ताइवान में। तो इसलिए ताइवान और हांगकांग हमेशा से चाइना के लिए फॉर द ग्रेटर चाइनीज प्रोजेक्ट हमेशा से रहा है। दो चीज। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ दाल एक्सटेंडेड। दाल का प्राइस बढ़ने के कारण ड्यूटी फ्री कर दे ताकि पल्स इन्फ्लेशन कम। मानसी। हाँ, यही यही मोटिव है इसके यही पीछे उन्होंने, और हाँ ठीक। द हम्म, इम्पोर्ट ड्यूटी पल्सेस फ्री। फ्रॉम द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मोजाम्बिक। तो ये बात है। पल्स में मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं जो ग्राम चना होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम लोग वही करते हैं, बाकी सब कम होता है, उड़द दूध ये सब बहुत कम होता है परसेंटेज, हम लोग इम्पोर्ट करना पड़ता है। सेंटर ऑन ट्रैक टू मीट द 2023-24 फिजिकल डेफिसिट टारगेट। तो हम लोग देखे थे दो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कल और आज में। एक फिजिकल डेफिसिट ट्रैक है कि मीट कैसे कर पाएंगे, 5.89% है। और दूसरा की जो एनपीए है वो घट के 5% में आ गया, 5 और 4% में आ गया, तो वो अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो ये रेड सी से रिलेटेड होगा तो ट्रेड डेटा ऊपर नीचे हो गई। शॉमी, शॉमी क्या है, करो ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। हाँ, फेमस फोन क्यों है? एंड आई थिंक फोन वगैरह और लैपटॉप्स क्रिएट करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती फेमस है वर्ल्ड वाइड। रेडमी नोट 7 प्रो, 6 प्रो से लेकर के बाकी सब भी बनाते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, तो ऐसा देखने को कैसे मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार में भी घुस रहा है। एप्पल ही बोले थे इलेक्ट्रिक कार देखेंगे, फिर टेस्ला जो बैटरी बनाता था वो अब इलेक्ट्रिक कार बना रहे, Xiaomi भी है, और फिर बाकी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक कार में कैसे घुस पा रहे हो, तो बनाने का उनके पास प्रॉर एक्सपीरियंस है ही नहीं। करो ना। है। आई थिंक ऑलरेडी वो उसी मार्केट से रिलेटेड सेमीकंडक्टर और उसी के अराउंड वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप और उसमें। तो आई थिंक वो स्विच करना उनके लिए इजी है, एंड प्रॉपर स्विच है भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पूरा कार में, इंजन होता है। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है आईसी इंजन बेस्ड, वो बहुत टफ होता है, इंजन नहीं बना सकते। इंडिया आज भी इंजन नहीं बना सकता है आईसी इंजन। सब इंजन इम्पोर्टर होता है इंडिया का, चाहे वो टाटा रहे, चाहे महिंद्रा रहे, बाकी सब ढांचा बनाते हैं। बाकी जो इंजन है वो अकेले नहीं बना पाते हैं, वो किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके बनाते हैं इंजन, या बिग कंपनीज के साथ। तो वैसे ही जिसमें जो इलेक्ट्रिक इंजन लगता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो मोटर लगा जो घर में मिक्सी में लगता है, उसी का एक मतलब आसान में बता रहा हूँ, उसी का बड़ा रूप है ये थोड़ा। तो इसलिए आसान है बनाना इलेक्ट्रिक कार को एज कम्पेयर टू आईसी इंजन का। मैकेनिकल पार्ट इसमें कम रहता है। डीक्रिमिनलाइजिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस व्यूज फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द बेड। तो हम लोग वही बोले कि लिखा हुआ था कि अगर जेन्युइनली अगर होता है एक्सीडेंट, बाय फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है, रेकलेस
और अब अन होने में गलती हो गया तब तो माफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर नेग्लिजेंस हो रहा है डायरेक्टली, कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री डिसरिगार्ड, तब जा करके इसको लिया जाएगा इसके अंडर में। तो BNSS भारतीय न्याय संहिता बिल के अनुसार होगा, BNSS होगा ये संहिता, हाँ, न्याय सेकंड संहिता, वो रिप्लेस किया है और उसके अंदर में बताया है कि 2 ईयर इम्प्रिजमेंट है इफ कन्विक्टेड। तो पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट का बात था, फिर उसको बोला लॉ कमीशन कि भाई 5 साल करो, अभी 2 साल 2 साल कर दिया। तो एक बात बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि 98% ऑफ डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस कॉन्ट्रैक्ट 52 लाख मेडिकल नेग्लिजेंस केस फाइल्ड अगेंस्ट डॉक्टर। तो IMA हैव रिपोर्टेड ये चीज। तो ये दिखाता है कि इससे केस बढ़ सकता है, लेकिन एक्ट बात की है कि गुड फेथ में अगर कहीं गलती से होता है तो फिर वैसा हम लोग स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं कर सकते जहां पर वॉलेंटरली कॉन्शियसली आप गलत काम कर रहे हो। तो गुड फेथ में ये चेंजेस लाया गया इन द बिल। फिर कॉनन्ड्रम देख लेते हैं एक बार कि अगर ये बिल को हो सकता है ना कि पेशेंट को बचा नहीं सकते थे, तो डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया और फिर डेथ हो गई, तो ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर को पीटने लगते हैं, वहां के लोग आ जाते हैं आसपास में। तो दिस एक्ट कैन बिकम अ मोड ऑफ अ हरासमेंट एंड डॉक्टर्स आर mortally afraid of the criminal law। तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है डॉक्टर का, तो ये दिक्कत हो सकता है। इट और वही दूसरा चीज है कि अगर आप पूरे ही अगर आप एक तरह से कर दोगे तो देयर माइट बी अ इंक्रीज इन मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस एंड पुट मार्जिनलाइज पॉपुलेशन एट द इंक्रीज रिस्क। तो दोनों तरफ से एक आर्गुमेंट है, तो हम लोग बैलेंस वे में चलना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। लेकिन वही बात है, अब इसमें एक और आ जाता है व्यू पॉइंट, जो लोग बोलते हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मोस्ट डॉक्टर आर अपर कास्ट सिस जेंडर heterosexual people, imagine to what extent they can do in ignoring the concern of Dalit, non-binary, transgender person in the absence of legislation that criminalizes malpractices। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं है। तो जिनका कहना है ये नॉन बाइनरी पर्सन जो LGBTQI का एक्टिविस्ट है, अगर ऐसा रहता तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता बाकी सबका। ये बोला कि नॉट टेकिंग अ कंसर्न सीरियसली रिगार्डिंग मेडिकल अब्यूज फैट फोबिया। मेडिकल फैट फोबिया डिफाइंड एज डिस्क्रिमिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगेंस्ट द पेशेंट हु आर सीन ओवरवेट, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप बताया कि डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक इन ऑर्डर एस्टैब्लिश द एग्जिप्टिंग डॉक्टर फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये पेशेंट के लिए फायदा होगा, बाकी से भी फायदा होगा। और प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए जहां पर देर इज अ डायरेक्ट क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि वो उन्होंने जरूर जबरदस्ती किया, नेग्लिजेंस दिखाया, जबरदस्ती एक्सीडेंट नहीं हुई। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज जो होना चाहिए। वी कैन मूव फॉरवर्ड इंडियन एक्सप्रेस। भाई US allies reluctant in the Red Sea Task Force, इसका नाम सचिन। यस। US relies reluctant on the Red Sea Task Force। तो रेड सी टास्क फोर्स का नाम क्या है अभी जो US के साथ बात हो रहा है, आज ही बात की इस पर। भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसे, अभी आप बता दो। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ट्रू। ओपीएस। आगे यस। जाते हैं। तो अभी डायरेक्टली जो हो रहा है उसमें याद कर, फायदा हो जाए इसमें सभी। नेवी फौज रोहिंग्या बोट, डैन्यूब, डैन्यूब रिवर कहाँ पर मानसी?
यूरोप में ब्लैक सी में जाता है, डैन्यूब रिवर यूक्रेन के बीच से बहता है। तीस्ता, तीस्ता का ऑरेंज कहाँ से है, प्रवेश? सिक्किम सिक्किम। सिक्किम से। ट्रू। ये ले लिए, कतार ड्रॉप डेथ पेनल्टी फॉर द 18, इट इज अ गुड न्यूज फॉर द फैमिलीज एंड ऑल्सो द इंडियन सिटीजन, हम लोग जैसे। ओके। गेटिंग रेडी फॉर द आर परेड। तो रिपब्लिक परेड ऐसा नहीं बोल सकते कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, करो ना रिपब्लिक परेड। एक बस मिलिट्री माइट दिखाया जाता है इसमें, लोगों के सामने बस आप एक मेटरलिस्ट मिलिट्रिस्टिक जो नोशन ऑफ द नेशन है वो दिखाते हैं रिपब्लिक परेड में। आई डोंट थिंक सो कि वेस्टेज ऑफ मनी है। इसको आप एक तरीके से सॉफ्ट पावर का टूल की तरह यूज करते हैं। अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो अच्छे से शोकेस किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड को एंड हम्म। इंडिया को भी। और दूसरा एक और एक ऐड कर दूंगा इसमें, हाँ सब पॉइंट रिलेवेंट है। एक और है कि जब रिपब्लिक डे परेड होता है हमेशा एक चीफ गेस्ट होता है, तो चीफ गेस्ट से भी इंडिया इंडिया का इंडिकेशन होता है सॉफ्ट पावर जो आपने बताया वर्ल्ड में कि किसको बुलाएंगे, उसके साथ फिर रिलेशनशिप बनाते हैं, बात करते हैं। और जो मेरे फैक्ट FTA साइन होता है, सीपा साइन होता है, तो हर कोई कंट्री चाहता है कि कभी ना कभी बुलाया जाए, क्योंकि इंडिया भी चाहा था कि फ्रांस में जो बुलाया गया था बैस्टिलर डे के लिए, इस बार कौन है रिपब्लिक डे परेड के जो चीफ गेस्ट? फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना, इमानुअल मैक्रोन। ट्रू। उत्तर प्रदेश सिटी ऑफ द स्मार्ट सिटीज, स्टेट ऑफ यहाँ द पे स्मार्ट वो सिटीज। रिपब्लिक डे परेड होती है, ये रिपब्लिक डे परेड के अंदर जो टैबलेट्स होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री अवार्ड देती है? इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो सकता है प्रवेश। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मानसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये ले लो प्रवेश एक बार, उत्तर प्रदेश अरे सरकार क्या कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर दो फिर उसी का। तो वेरी फर्स्ट थिंग, जो उत्तर प्रदेश है वो कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। जब हम नोएडा मेट्रो की बात करते हैं तो इस तरीके से लखनऊ मेट्रो आ गई है, अलग अलग जगह पर मेट्रोज आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्रिएट हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्राइटेरिया होता है 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन। अलग अलग तरीके की मल्टी मॉडल बसेज आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा इसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल रूम आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे यूपी जाना जाता था सबसे बैड स्टेट, लेकिन आज के टाइम पर हम देखें जब लॉ एंड क्राइम का इंडेक्स, तो यूपी इज गेटिंग अप। मतलब यूपी के अंदर लॉ एंड क्राइम जो है बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गया है आज के टाइम पे। कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो गए हैं, सेंट्रलाइज कमांड हो गई है, कमिश्नरेट सिस्टम आ गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि सफाई मित्रा नाम का एक सैनिटेशन यूनिट बनाया गया है, जिसमें कि सफाई, अगर आपका सीवर या फिर इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट है, आप ऑनलाइन उसकी फोटो खींचिए और दर्ज कराइए। उसके बाद आपके पास सफाई मित्रा का कॉल आएगा, वो आपका सीवर और टैंक, जो सेप्टिक टैंक होगा उसको देखेगा कि कहाँ पर दिक्कत है। GIS बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे हम जियो टैगिंग की बात दिल्ली में कर रहे हैं, वही चीज यूपी में आ रही है। आवास योजना के तहत आप देखिए 13 लाख से ज्यादा हाउसेस कंप्लीट हो गए, ये भी दिए गए हैं। नोएडा ग्रेटर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, इसमें और ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, एलिवेटेड बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसमें आ रहे हैं, बैम्बू बैरिकेडिंग हो रही है यहाँ पर। यूपी तीसरे नंबर पे आ गया स्मार्ट सिटी अवार्ड में। स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन देता है? मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर। वाराणसी टॉप सिटी है नॉर्थ जोन में, और आगरा और वाराणसी टॉप 10 के अंदर आते हैं। जो अलग अलग सिटीज है जो यूपी पीछे देंगे वो आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी सिटीज हैं जो अलग अलग स्मार्ट सिटी के अंदर आ रही हैं। फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए टाइप वाटर फैसिलिटी दी जा रही है अलग अलग गाँव में। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उज्ज्वला सौभाग्य, ये जो योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से चलती हैं, इनके तहत बहुत सारी इंप्रूवमेंट विलेज लेवल पे देखने को मिल रही है। ई मोबिलिटी की हम बात करते हैं, MOU साइन हो रहे हैं अलग अलग प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ। और जैसा कि हमने बात की कि नोएडा के अंदर आई थिंक एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फोन मैन्युफैक्चर करती है, आई थिंक इट इज सैमसंग। सैमसंग, और हम्म, या सैमसंग, उसका भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। बेस, हाँ। सबसे बड़ा। तो और एक और मुरादाबाद खुल रहा एयरपोर्ट। है, डेटा सेंटर भी खुला है नोएडा के अंदर में। इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर मतलब कि जहाँ पर जो भी इंडिया का डेटा होगा, इंडिया का नहीं, कंपनी का जो डेटा होगा इंडिया में वो स्टोर होगा। उस जैसा डेटा सेंटर हर कोई ई कॉमर्स सब कोई लोकल में स्टोर कर सकता है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है?
मुरादाबाद दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, जो यूपी बिल्स। पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो मुरादाबाद में होती है। और दूसरा ये कि मुरादाबाद का जो हैंडीक्राफ्ट है वो फेमस है बहुत। तो जीआई टैग भी मुरादाबाद को उसके लिए मिला हुआ है, और रेलवे का भी सेंटर है अच्छा खासा मुरादाबाद। इसके बाद आप बात करते हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गौतम बुद्ध नगर हो गए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हो रहा है अलग अलग जगह, रैपिड रेल सर्विस आ रही है। रैपिड रेल सर्विस और मेट्रो सर्विस में फर्क क्या होता है? मेट्रो सर्विस होती है जिसका जो डिस्टेंस होता है वो छोटे छोटे डिस्टेंस पे होता है, पैसे कम होते हैं, अफोर्डेबल होती है। रैपिड रेल सर्विस जो होती है वो लार्जर एरिया के लिए होती है, एक सिटी से दूसरी सिटी को या तहसील को कनेक्ट करती है। स्पेसिफिक ट्रेन इसके रहता बाद है ना उसके लिए, प्रवेश। हाँ, जैसे कि रैपिड हम रहता मेरठ है। वाली बात करें, मेरठ वाली जो वो रैपिड रेल सर्विस ही है जो दिल्ली और मेरठ को 40 मिनट के अंदर जोड़ेगी। गाजियाबाद और जेवर जैसे एयरपोर्ट हम देखने को मिल रहे हैं, गाजियाबाद और जेवर, तो ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा के अंदर पड़ेगा, तो इससे कितना ज्यादा कनेक्टिविटी। इसके बाद जो यहाँ पर नहीं लिखा गया वो भी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि फिल्म सिटी नोएडा के अंदर आ गई है, तो जो ट्रांस माइग्रेशन होता था या फिर जो वहाँ के लोग वहाँ जाके करते थे तैयारी, ड्रामा स्कूल्स बन रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, एम्स बन रहा है, आईआईटीज बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी जो है प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, और हम देखना चाह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जो विकसित भारत का एक मकसद है उसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और सब ट्रू। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसने पॉपुलेशन के ऊपर एक कानून लाया है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और जो कि वॉलेंटरी है। ये भी बहुत अच्छी बात हम्म। तो इसमें इसमें जवाहर ई झारखंड मोबिलिटी और ई नगर और था, वो बताने एक बार, लास्ट की दो लाइनें। बोले प्रवेश। ई नगर होगा ना, कि ई गवर्नेंस सर्विस होगा, प्लेटफॉर्म होगा, जो अर्बन है। बॉडीज के ऊपर में दिया जाता होगा, ताकि कंप्लेंट ना बदल सकते हो, ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो। वही हो, ई नगर होगा ई नागर सर्विस। है, ई नागर है, नागर। तो ई नगर म्यूनिसिपैलिटी होगा भाई। ई नागर हाँ कैसे होगा? नगर है। नागर है, नागर है। नगर है। नगर होगा। ई ठीक है, मोबिलिटी। नागर। हम्म। एन एज तो ई जो अर्बन मोबिलिटी। होती है ना बोल। सचिन, जो हम्म। जैसे कि सफाई की हो गई, या फिर डिस्पेंसरी नहीं है तो डिस्पेंसरी के लिए दर्ज करा दिया, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर से सेंटर्स, जो वेटरिनरी हॉस्पिटल्स होते हैं गांव तहसीलों में, उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को दर्ज करा दिया। तो उस चीज के लिए एक डिजिटल पोर्टल है ई नगर, तो उसके अंदर आप डालो अलग अलग सर्विस। आपको कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ई नगर की वेबसाइट पे जाओ, वहां बन जाएगा। आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट हो गया या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो बनवाना है, इसकी वेबसाइट पे जाओ। तो क्यू सिस्टम, जो लाइनें लगती हैं सरकारी दफ्तरों में और जो कम हो छुट्टी जाएगा। होके आधार ठीक है। वापस होती अब कमेटीज में जाने की, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन करा सकते हैं सारे काम, ई मैक्सिमम नगर काम कर ई सकते हैं आप ऑनलाइन। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी है गवर्नमेंट और उसके बीच में। तो कहाँ नहीं होगा तो आप जा सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन अधिकतर चीज हो जाना चाहिए ऊपर। तो जो आज झारखंड में बात होता है कि 4 साल झारखंड में से वो सरकार रहा इनका, हेमंत सोरेन जी का। तो वो बताया कि क्या क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने अबुआ सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि फार्म लोन वेवर दिया। साइक्लोन साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन दिया किया। 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मुख्यमंत्री सारथी। विरसा सच्चाई खूब। तो इनका एक रोल रहा है ओवरऑल। ट्राइबल बेल्ट है, तो यहाँ पर जो बेसिक वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी उनका स्कीम ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कि हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जैसे यूपी में देखे जाते हैं, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में। तो ये मेघालय मुख्यमंत्री सारथी किससे रिलेटेड था उसी? होगा, कोई एक स्पेसिफिक है, जरूरत नहीं है उतना एग्जैक्ट। तो ले लिया डीडीए प्रोसेस ऑफ ओनरशिप राइट्स टू अनऑथोराइज डेली कॉलोनीज। 3 साल जो स्टे निकाल लगा है उसके बीच में रेगुलाइज करना जरूरी है। उसके बाद ही फिर आप अर्बनाइजेशन के होलसम अर्बनाइजेशन का बात कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन येट फॉर 3,000 EWS सीट इन दिल्ली प्राइवेट स्कूल। तो EWS सीट क्यों नहीं भर पा रहा है एक तरह से, अकॉर्डिंग टू योर प्रवेश, प्राइवेट स्कूल में? इतने सारे सीट है, इतना EWS है, पॉवर कास्ट के अंदर में EWS बहुत सारे होंगे, उनका भी एप्लीकेशन एक तरह से वेकेंट है। जो दिखता है मुझे हम लोग को कि ST SC की पॉपुलेशन में भर नहीं पाते हैं, वैसे EWS की भी दिक्कत है, ऐसा क्यों? बोलो उसे, मतलब मानसी, कोई बोल दो फिर मैं बोलता मेरे हूँ। इसमें ऐसा है कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार लगता है, कोई मैं एक बोल सकता हूँ फिर बोलना आप, कि सर्टिफिकेट बनना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मैं ये ये तो और है ही नहीं हमने उसमें। रिसेंटली ये भी नहीं। देखा था कि जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं। वो भी दिक्कत हो ठीक रही है। थी कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट के सर्टिफिकेट बनवाओ।
एक इसमें ये भी कि मतलब फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट्स बना के भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल रही है, तो एक ये इशू भी हो रहा है। और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल्स का भी थोड़ा बहुत लाइक रोल हो सकता है कि वो इतना प्रेफर नहीं करते ज्यादा से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सीट्स अगेन, तो उसका कुछ हो सकता है यहाँ पे। बोलो प्रवेश। इसमें ईडब्ल्यू हाँ फिर सर्टिफिकेट बन भी जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में आवेदन करते हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूल्स के पास भी अथॉरिटी रहती है कि वो अपने ग्राउंड्स पे चेक करें कि सही है या नहीं है, क्या है। तो उस बेसिस पे कंप्लेंट पेरेंट्स ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में डाले रहते हैं, जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, तो वो सीट वो भी वेकेंट रह जाती। तो इसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और बीओ या डीओ लेवल पे कमेटी हो जो इनको सॉर्ट आउट करे, तब सोल ये भरी जा सकती है। ले लीजिए, ट्रीटमेंट प्लांट, क्लोरीन ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए दिल्ली में। Alpha Centers, Assam government signed peace accord today. They have taken up this one. तो जम्मू कश्मीर सिविलियन डेथ, हाउ द गवर्नमेंट मैनेज फास्ट टू कंट्रोल डैमेज आफ्टर टॉर्चर वीडियो। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया डायरेक्टली बाय द आर्मी, और जो भी ब्रिगेडियर थे और जो कमांडर थे सेकंड कमांड में, उनको फिर ट्रांसफर कर दिया गया और इंक्वायरी बैठा दिया गया। तो स्पीड, जस्टिस दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट इन नेक्स्ट 5 years। ये भी ले लेते कि इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन, फिर हम लोग बात किए, कल ही बात कर रहे थे, जापान के साथ इंडिया का जो मिशन है चंद्रयान 4, वो भी लॉन्च किया जाएगा 2025 तक, आसपास 5-6 में। यूपिक्स मिशन। लिखा हुआ कि मोस्ट आईटी इन एस्पायरिंग फॉर द ल्यूक्रेटिव जॉब, नथिंग रॉन्ग इन एस्पायरिंग हायर, बट सम ऑफ यू शुड ज्वाइन इसरो, विलिंग टू वर्क ऑन द गवर्नमेंट सैलरी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था क्या। I will request IIT Bombay to join with their expertise in robotics activity in the orbit service। तो ये एक सबसे बड़ा क्यों इशू है, ऐसे एक मुझे है कि जो आईआईटी में जो घुसते हैं मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जो होते हैं वो मिडिल क्लास सेक्शन की सोसाइटी होते हैं, जो हाईली ड्रिवन होते हैं कि उनको अपना सोशल स्टैचर, इकोनॉमिक स्टैचर बढ़ाना होता है, ब्रांड वैल्यू, तो वो फिर उसके पीछे भागते हैं, लुक्रेटिव जॉब के पीछे। और जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं इसमें, उनका फिर कभी कभी होता नहीं आईआईटी, तो किसी और के थ्रू आते हैं, फिर आईआईएससी के थ्रू आते हैं, बाकी सबसे आते हैं। तो ये एक डुअलिटी है साइंस सेक्टर में। कौशिक, आपसे मुझे एक चीज पूछनी है, आईआईएससी और आईआईटी में क्या डिफरेंस है? मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है और आईआईटी। आईआईएससी हो गया कि वो उसका एग्जाम जो होता है वो भी आईआईटी की तरह ही एग्जाम होता है। तो उसमें दो टाइप से होते हैं, आईआईटी भी भाई दो टाइप से होता है, कि एक तो है कि आप एमटेक करने जा रहे हैं गेट के थ्रू, एक वो हो गया पाथ। आईआईटी के अंदर में भी एमबीए है, इंस्टीट्यूट एमबीए वाले है स्कूल। अब तो मेडिकल स्कूल भी खुल रहा है खड़गपुर के अंदर में, 500 बेड का मेडिकल स्कूल है, आने वाले 2-3 साल में वो पूरा हो जाएगा, तो और भी खुलेगा, तो वैसे भी लोग जा रहे हैं। और दूसरा कि जेई का एग्जाम होता है, जेई जो जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, दो मेंस और एडवांस होता है। तो एडवांस के मार्क्स पर आईएससी में बैंगलोर में भी एडमिशन होता है। आईएससी हायर है, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है आपको रिसर्च के लिए, रिसर्च पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। वहाँ जो पैकेज लगता है, वो पैकेज लोग जाते नहीं है, जिसको लोग जेन्युइनली मोटिवेटेड होता है, जेन्युइनली मोटिवेटेड कि रिसर्च मेरे को जाना ही है, बहुत कम होता है ऐसे, सिर्फ 5% होता है आईआईटी में कि जेन्युइनली मोटिवेटेड है। इतना मोटिवेटेड कि वो रुकते हैं 2 महीना वहां पर, रुकते हैं और काम करते हैं प्रोफेसर के साथ गर्मी में, और खड़गपुर गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर रह काम किए फिर जाते हैं। तो 5% होता है, बाकी जो होता है उनका दिमाग में वही होता है जो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यही वही ठीक बोल रहे हैं सामने में कि नथिंग रॉन्ग इन एस्पायरिंग हायर, बट सम ऑफ यू शुड जॉइन इसरो, विलिंग टू वर्क ऑन द गवर्नमेंट देयर। है। कौशिक, ये बता दो एक बार, ये रिटर्न ऑफ राजीव कुमार एज बंगाल डीजीपी, क्या मामला है ये? राजीव कुमार, मेरे अकॉर्डिंग ये था कि वो एक तरह से प्रोटेस्ट में गए थे, धरना जो प्रोटेस्ट हुआ था ना ममता बनर्जी का, उसमें पार्टिसिपेट कर लिए थे। तो इसमें एलिज किया गया कि ये एक तरह से दिखाता है पार्टिशनशिप बिहेवियर ऑफ द जो टॉप डीजीपी है उनका, तो नहीं होना चाहिए। तो यही होगा ना।
Rajiv Kumar. हाँ IPC was controversy in the West Bengal opposition leader then Rajiv alleged that Rajiv Kumar, the Kolkata police commissioner थे, sorry, फोन DGP नहीं थे, टैपिंग की बात है, फोन कमिश्नर थे, was टैपिंग। tapping their phone and reacting on behalf of the ruling TMC discipline, वही बात। तो graduate from IIT Roorkee, 58 years old, IP कमिश्नर फॉर स्पेशल टैक्स फॉर कोलकाता, और फिर ममता के राइट हैंड बन गए थे एक तरह से। उसके बाद फिर उनको लाया गया वापस से, SYL करना ले लिए। डेंस फॉग इन यूपी, डेंस फॉग से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है ना कि हर बार डेंस फॉग होता है और हर बार यमुना एक्सप्रेस में वीडियो आता है एक्सीडेंट वायरल, होता एक्सीडेंट होता है, वीडियो वायरल होते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर में हर साल। तो कैसे क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग एनीवन, मानसी, प्रवेश? है। भाई आप थोड़ा नहीं, मैं धीरे तो बोलूंगी मैं ये बोलूंगी कि मतलब मेजरली इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो अगेन पॉल्यूशन का रोल है थोड़ा बहुत, तो इसको मुझे रिमूव कैसे कर सकते हैं? मुझे इसमें यही बोलना है उसे कि रिमूव तो देखो हो नहीं सकता। हाँ वही बात एक ही है, काम हो सकता है, आप एक बस कर गाड़ी सकते हैं। तरीके हाँ हाँ हाँ, दो चीजें से मुझे चलाइए, लगता है। हाँ बोलो आप, मैं बोलूँगा फिर। गाड़ी आराम से चलाइए, लाइट जलाकर चलाइए, बस हाँ ये फॉग कर लाइट, सकते हो। फॉग लाइट मैंडेटरी होना चाहिए आई थिंक। नीचे फॉग लाइट होता है ना, ऊपर का हेडलाइट नीचे फॉग लाइट हो गया, वो मैंडेटरी होना चाहिए हर एक व्हीकल के अंदर में। लेकिन क्या होता है जब नीचे मॉडल लेते हैं फॉग लाइट रहता है नहीं उसमें गाड़ी में, तो ऊपर मॉडल में रहता है गाड़ी में, तो मैंडेटरी होना चाहिए फॉग लाइट का। तो और जो रोड पर लाइट है उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था तेलंगाना में जो स्ट्रीट एक वो लाइट थी वो नहीं थी, उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। हम्म नीना सिंह फर्स्ट वुमेन टू हेड CISF। CISF क्या है करुणा, इसका रोल क्या है CISF का? ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, एंड उसके अंडर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आप इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करने के लिए, और एक तरह से उनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पोर्ट हो गया इंडिया में, NPCIL हो गया, न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट हो गया, डिफेंस स्ट्रक्चर हो गया, तो सबको मैंडेट करने के लिए, सबको प्रोटेक्शन देने के लिए CISF अलग से फोर्स गठित किया हुआ है। इसका एग्जाम होता है ओके। CAPF के थ्रू होता है। आर्मी जवान भी डायरेक्टली अंदर में आते हैं, डायरेक्टली उनका निकलते रहता है, और जो ऑफिसर होते हैं वो CAPF के थ्रू आते हैं और IPS होते हैं। तो बताओ प्रवेश, मिनिस्ट्री ऑफ होम मैं अफेयर पूछ के रहा हूँ अंदर कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्टैट्यूटरी है? स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी नहीं होगा। 1969 सीआईएसएफ एक्ट है है, ठीक है, 1969 सीआईएसएफ। 1916 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं, टॉप लेवल का IPS रहते हैं, और जब मिड सेक्शन में CAPF के थ्रू आते हैं, एग्जाम होता है अलग से, UPSC कंडक्ट करवाता है। डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, प्रवेश। उसी को मैं, और डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। मतलब इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा आइडियलिस्टिक है और रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं होती है, तो हमें हार का सामना करना पड़ता है। 1962 जो साइनो इंडिया वॉर है, दैट इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। where the highly idealistic stand was taken in the foreign policy, but after that we changed it to the real politics. डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक मैं बोलूंगा ना कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो वीक कर सकता है अपने को, डिफीट कर सकता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कारण खत्म हो सकता है हम लोग अगर ढंग से नहीं चले तो। एग्जाम्पल हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, और फिर आज नहीं, का भी एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल इंटरनेशनलिज्म ले देना सकते हैं, हाँ। यहाँ पे एक डिफरेंस जो दोनों में ये है कि स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी विद इन कंट्री, जो टेरिटरी वहां पे इम्प्लीमेंट होती है, वहां पे भी अगर कुछ ज्योग्राफिकल एरिया में, वहां पे देर इज अ स्कोप ऑफ करेक्शन और इम्प्रूवमेंट का, रिकवरी का स्कोप ज्यादा रहता है कंपेयर टू द फॉरेन पॉलिसी। तो ओशिक, मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस की एक चीज पूछता हूँ कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसको आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को कई बार हमें हमें डिफीट देखने को मिली है वेस्ट बंगाल की वजह से, बताइए।
वेस्ट बंगाल से बता, अभी बता। एक तो यहाँ पे शायद हाँ, बोल सकते हैं प्रवेश है चाइना से साइन रिलेटेड होता है। वाटर हाँ, रिवर वाटर एग्रीमेंट विद साइनो, बांग्लादेश। एक साइनो नहीं इंडिया जो मानसून होगा ना, उसमें होगा। देख, नहीं उसमें चाइना का नहीं है, जैसे बांग्लादेश अभी बोला ना मानसून में, हाँ तो उसमें ठीक है। तीन है। एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दूसरा तीस्ता रिवर का जो, और गंगा रिवर वाटर शेयरिंग, और तीसरा है ठीक। टेरिटोरियल एनक्लेव का मामला। ठीक, तो इसमें ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, देते हैं इसको। इसमें बात हो रहा है कि मे द न्यू ईयर लेट टू द सोशलाइजेशन ऑफ एआई पॉलिसी। एआई का पॉलिसी को ढंग से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका इकोनॉमिक सोशल रिलेशन सब चीज़ है। एग्जाम्पल कंपनीज है जो यूज कर रहे हैं, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, मेटा, सब सब काम कर रहे हैं और वॉलेंटरली रूल्स वो बात करते हैं। और बनाना भी चाहिए जो प्रोडक्ट सेफ रहे। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि एआई सिस्टम आर डायलूटिंग द प्राइवेसी, उसके कारण फेक न्यूज़ और डीप फेक यूज किया जाता है। और कभी कभी एआई सिस्टम को यूज किया जाता है जो जनरेट सोशल कोड और क्रेडिट। आपको बोलते हैं ना कि क्रेडिट कितना मिला गूगल पे में, वहां से लेके तो कंपनी का होगा, लेकिन चाइना इसको यूज कर रहा है कि रैंकिंग करने के लिए कि कौन मॉडल सिटीजन है कौन नहीं है, उससे एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकता है। तो रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन पब्लिक स्पेस से लेकर के डीजी यात्रा, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। तो क्रिमिनल नेटवर्क जो एक टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकॉग्निशन जो हैदराबाद में यूज हो रहा है, बाकी सबसे सब में एआई यूज हो रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एआई को ढंग से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द सोशल साइंटिस्ट, स्कॉलर एक्सेट्रा। और इसको इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस पर रिस्पॉन्सिबल एआई का बात करें, ओवरऑल एआई। हम्म। डूम वॉशिंग लिखा हुआ है एक, और एथिक्स वॉशिंग। Industry leaders who have suddenly discovered merit in caution should be allowed to be self-regulated. This phenomena is doom washing. कि पहले तो यही बना दिए, और जब पता लगे यही हाथ से निकल रहा है तो उसको रेगुलेट करने का खुद मैं ही खुद करूंगा, सेल्फ रेगुलेट करूंगा। तो डूम वॉशिंग। और फिर दूसरा हो गया कि एथिक्स वॉशिंग। ठीक। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे इंडिया और रशिया रिलेशनशिप के बीच में। वॉशिंग क्या होती है उसे? एथिकल केस स्टडी ढंग से नहीं है, मतलब एथिक्स नहीं नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं करने का, एथिक्स वॉशिंग हो जाएगा। ब्लैक काम कर रहे हो लेकिन व्हाइट दिखा रहे हो तो व्हाइट वॉशिंग हो गया। गलत काम कर रहे हो लेकिन आप दिखा रहे हो ग्रीन का प्रिजर्वेशन कर दो, ग्रीन वॉशिंग हो गया। तो जो नहीं कर रहे हो वो आप दिखाते हो, वो वॉशिंग हो गई एक तरह से। तो याद कर लो। विमेन रिजर्वेशन बिल, तो मानसी इसमें तुम बोल दो दो तीन इंपॉर्टेंट प्लस माइनस। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन बिल में एक तो फर्स्टली वी आर सीइंग कि इसको इतने टाइम के बाद इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड उसके बाद एक जो कंसर्न इमर्ज हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने में भी वी रिक्वायर अराउंड 5 to 7 years, बिकॉज दो चैलेंजेस है वहाँ पे। एक तो सेंसस, जो करंट सेंसस है 2021 में होना चाहिए था, दैट इज बीइंग पोस्टपोन्ड। एंड जो डीलिमिटेशन होगा दैट वुड बी आफ्टर द सेंसस ऑफ 2026। तो इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड कंसर्न है। एंड देन वी टॉक अबाउट creating or overcoming gender inequality or gender discrimination. So this is one positive measure जो political representation and reservation of 33% to the women provide किया जा रहा है in the legislature. So ये एक political sphere में क्या measure हम ले सकते हैं, उसका example बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, उसमें दूसरा मैं ऐड करूंगा कि जो मेल सेंट्रिक पॉपुलेशन है उनका अंदर में चेंज होना जरूरी है, तभी जा करके ओवरऑल जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है वीमेन रिजर्वेशन का, वो पूरा हो सकता है। तो एटीट्यूडनल चेंज जरूरी है। अब आता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, इसमें बस लिए थे पिछले 2 दिन पहले, तो बस बस टर्म हाईलाइट कर रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो तो इसमें वैली था पीर पंजल रेंज, वो लिए थे हम लोग। कश्मीर वैली, पीर पंजल रेंज, बस को समझ, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, सब स्पेसिफिक टारगेटेड नॉन स्टेट एक्टर है जम्मू कश्मीर के। कश्मीर वैली, पूरा जो अधिकतर कश्मीर है वो कश्मीर वैली में, वैली है पीर पंजल रेंज के बगल में। फिर ऑपरेशन, इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग ऑपरेशन सर्प विनाश हर एरिया में, ताकि जो भी मिलिट्री को लिख लेना सर्प विनाश 2003 से। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी टेररिस्ट है जो सर्प जैसे सांप जैसे घुस रहे हैं उनको विनाश किया जाए, ऐसे याद कर लो। फिर विलेज डिफेंस कमेटी,
ये स्टूड अप अगेंस्ट द मिलिटेंट। विलेज डिफेंस मतलब विलेज को डिफेंस करने के लिए कमिटी बनाया गया बाय द लोकल्स। तो लोकल्स को हथियार दिया गया और 303 दिया गया, आप मारो डिफेंस करने के लिए। तो विलेज डिफेंस कमेटी हो गया, वर्ड हो गया। फिर उसके बाद जैसे मोहम्मद ले लिए ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर ये होते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ टेररिस्ट को। मैं टेररिस्ट को अपने घर में रख रहा हूँ खाने के लिए। मैं जब पुलिस लोग आते हैं मैं पत्थर फेंकता हूँ, तो ओवरग्राउंड वर्कर हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे ये एक और टर्म यूज जाता है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रंट का भी। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, कि मैं गलत काम कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए कि मैं पीस हूँ, मैं दो लोगों के लिए काम करता हूँ, तो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसी पर सामने में कि एक मीडिया का हो सकता है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सामने में दिखाने के लिए। तो ये हो गया इतना सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड, लिख लेना एक बार। इज पीस टू मच टू आस्क फॉर। तो ये बताया कि ये तरीका ढंग से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेना चाहिए। अगर आपको बात मनवाना है तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे कलकत्ता में प्रोटेस्ट किया गया, वैसे ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। सिंपल खड़ा होकर के आप लोकल बॉडी और लोकल पुलिस ऑफिशियल थाना से आप परमिशन लीजिए, आप काम करिए, प्रोटेस्ट करिए। ऐसे आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपका पूरा कर्नाटक का ही लॉन्ग टर्म में घाटा होगा। योशिक आप ये ले लो एक बार, ऊपर जो लिखा हुआ है सीएम ये ले लिए, ले कर्नाटका जो लिए कह पहले नहीं नहीं हिंदू न्यूज़पेपर में। ठीक, ठीक। India has the ability to leverage to talk to Palestine but should not overstate it. इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो सही रहा है हमेशा, टू स्टेट सोल्यूशन, कि दोनों अपना सहमति करिए और अपना टू स्टेट स्टैब्लिश करिए और अपना नेगोशिएट करिए, यही रहा है। इंडिया कंडेम्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। डायरेक्टली कभी इसराइल को नहीं बोला है कि गलत आपने किया। इंडिया कंडेम्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, इंडिया कंडेम्स, खत्म। स्ट्रैटेजिकली वर्ड्स यूज होता है इंडिया की तरफ से, तो ये बस जानना जरूरी है। तो इसी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंजेस। हर जगह एआई है, इंटीग्रल पार्ट बन सकता है, फोन उन में भी, डिफेंस में इंटीग्रेट हो सकता है, चाइना कर ही रहा है, यूएस भी कर रहा है। जनरेटिव एआई जनरेट करता है एआई यूज करके, बोलने का स्पीच हो गया, फिर इमेजेस हो गए, इमेज एआई का बना हुआ है, ये इमेज हाथ से नहीं बना हुआ है ना लोग बनाए, तो जनरेटिव एआई हो गया। तो ग्रेजुएट तो इंटरनेट विल बी मोर प्राइवेट, पर्सनलाइजेशन ऑफ डेटा, बाकी सब। तो ओवरऑल एआई का यूसेज बात होता है, आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी और मेटावर्स, और फिर वीआर में क्या फर्क है? ऑगमेंटेड मतलब रियलिटी के ऊपर में ही आप फोटो बना रहे हो, तो पोकेमोन गो कोई खेला हो, या फिर अगर स्नैपचैट यूज किया हो तो उसके अंदर में निकलता है ना, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। एक्सटेंडेड रियलिटी yes। हो गया कि आप एक्सटेंडेड उसी में आप बात भी करो, उसमें दिख भी रहा है, और वर्चुअल रियलिटी प्लस एआर, एआर जो थोड़ा सा मिक्स हो गया तो एक्सटेंडेड हो गया। जैसे आप गूगल का जो पहनते हो ना वो, और फिर और वर्चुअल जो होएगा कि VR आपको हटा देगा, सेंसरी खत्म हो हाँ जाएगा, ऐप। आप घुस गए हो ऐप के अंदर में। टेक वर्स इसी है बस फर्क। क्वेश्चन पूछा था 2019 में। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्सचेंज है ये, एग्जाम्पल है बिनांस, बिनांस, हाँ। पीएमएलए। ये हमने बात कर लिया कि इंडिया में क्या रेगुलेटरी स्टेप्स लिए गए हैं फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो दो टैक्स मेजर्स हैं और इट वुड बी अंडर द हम्म, पीएमएलए एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बस मैं बोलूंगा कि 10 सेकंड में कि बात हो रहा है कि न्यूज आर्टिकल या खुद से अगर एआई बना रहा है तो कॉपीराइट इशू नहीं हो जाएगा, कि उसका अगर फोटो कोई खींचा है और फोटो को बस थोड़ा सा चेंज करके उसको पब्लिश करे तो कॉपीराइट इशू हो सकता है। एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं एनवाईटी जो न्यूज प्लेटफॉर्म है वो स्यू किए एआई को और माइक्रोसॉफ्ट को कि आप ऐसे बनाए टेक्नोलॉजी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, चेंज थोड़ा सा करके बोले मेरा ही अपना है ये, लेकिन जो ओरिजिनल जो लोग हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह का बात है। Mansi, you can take a financial expression ओके। in the next session.